हेलो गाइस, आज हम लोग मेद धातु करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने रस, रक्त और मांस ये कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो देख सकते हो, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इस टॉपिक को सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ने के लिए आए हो, जैसे कि किसी को सारता पढ़ना होगा या फिर किसी को विदिशय पढ़ना होगा, तो आप डायरेक्टली टाइम स्पेन में जाकर उस टॉपिक को डायरेक्टली वहीं पर देख सकते हो, अपना टाइम सेव कर सकते हो। ओके, सो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को इस वीडियो में ये सारे पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे हम लोगों को कवर करने हैं। अभी कुछ लोग सोच सकते हैं कि यार बहुत सारे ऐसे भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो इसके अलावा है। तो यार देखो, वैसे तो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन आपको पता है कि अगर आप पूरा बुक भी लिख कर आओगे तो आपको जो ये धातु है, मास मतलब ना, जो धातु चल रहा है अभी, तो जो धातु है उसमें 10 मार्क के लिए आपको एक आएगा। तो आप कितना भी लिखो, आपको मैक्स टू मैक्स जो है 7 to 8 मार्क्स ही मिलने वाला है। सो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इनको हम कवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यही सारे पॉइंट है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट होते हैं, बट सारे पॉइंट हम नहीं लिख सकते हैं, हमारे पास टाइम एक लिमिटेड होता है। तो उसमें हम लोगों को जो पॉइंट कवर करने चाहिए वो मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ओके, सो हम लोग ये सारे पॉइंट कवर करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इनको कैसे पढ़ना है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या रखा हुआ है, ये अगर आपको समझना है तो आप जो रस धातु वाला वीडियो था उसको आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये नोट्स जो है अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। चलो तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। पहली बात तो कहा गया कि भाई देखो, शरीर में 7 धातु होते हैं। ये पैटर्न लिखने का एकदम सिंपल रखो। जब भी आंसर लिख रहे हो तो हर धातु के लिए पहला लाइन ये चिपकाने का कि भाई शरीर में 7 धातु होते हैं। ठीक है, 7 धातु होते हैं तो फिर बताना है भाई 7 धातु है। फिर जो आप धातु बता रहे हो, जो आपको क्वेश्चन में आया हुआ है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा मेद धातु चल रहा है, तो हम लोग मेद धातु कौन सा है, वो चौथे क्रमांक का धातु है। तो वो 4th नंबर पे आता है। रस, रक्त, मांस, मेद चौथे नंबर पे आ गया। तो बोला कि भाई ये चौथे क्रमांक का धातु है, 4th नंबर पे आता है। फिर बोला कि इसका टाइप कैसा है, ये कौन से टाइप में आ रहा है। देखो तो भाई बोला है यह स्निग्ध स्वरूप का मातृज भाव का धातु है। अभी ये मातृज भाव क्या होता है, किसी लोगों को पता नहीं लगेगा कि भाई मातृज भाव क्या है। तो देखो, मातृज भाव क्या होता है कि यार जब एम्ब्रियोलॉजिकल फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, जब ओवा और स्पर्म मीट करते हैं, जब जायगोट वगैरह बनता है, तब क्या होता है उसके अंदर 6 ऐसे कॉजेस होते हैं जिसकी वजह से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। तो उसमें से 2 जो इंपॉर्टेंट है, मातृज और पितृज भाव, वो क्या होता है कि भाई एक तरीके से आप समझ सकते हो जेनेटिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फ्यूचर में जब आप क्लिनिक पे बैठे हो और आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसके मेद धातु में, यानी कि जो फैटी टिश्यू है, फैट है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको उसके मदर साइड के जो जेनेटिक्स होंगे ना, जो उनकी मदर होंगी, उनकी नानी होंगी, उनके लाइन में जा कर के आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए। बिकॉज ये जो धातु है मातृज भाव का, यानी कि जो फैट्स है ना उसके जेनेटिक्स कहीं ना कहीं मदर साइड से ज़्यादा आते हैं, इस वजह से इसको मातृज भाव का धातु बोला गया है। ओके, सो ये हमारा पॉइंट कवर हो गया। फिर बोलता है कि आजन्म शरीर का स्नेहन करता है। अभी देखो इसमें क्या बोला है, इसका काम क्या है। तो बोला कि भाई ये शरीर का स्नेहन करता है। स्नेहन करना इन सेंस बोल सकते हैं कि ये शरीर की ऑयलिंग करता है अंदर से, है ना। जैसे कि कोई दरवाज़ा है, कोई शटर है, तो अगर उसकी ऑयलिंग नहीं करे तो क्या होगा, वो जाम हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा ठीक से। उसी तरीके से अपने शरीर में जो ये मेद धातु है, जो फैट्स है, वो क्या करते हैं, शरीर की कहीं ना कहीं ऑयलिंग करने का काम करते हैं, अंदर से बॉडी को सॉफ्ट बना के रखते हैं ताकि सारी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो सके। आगे देखते हैं अभी निरुक्ति। निरुक्ति पता है भाई क्या होता है, डेफिनेशन। अब निरुक्ति बोला, देखो 2 डेफिनेशन लिखा हुआ है, जो अच्छा लगे उसको चिपका सकते हो। तो ज़्यादातर लोग ये वाला लिखने वाले, मुझे पता है। तो इसमें क्या बोला है, शरीर स्नेहात्मक धातु मेध। शरीर का जो स्नेहात्मक धातु है, शरीर में जाके जो ऑयलिंग का काम करता है, ग्रीसिंग का जो काम करता है, वैसे धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, मेद कहते हैं। ओके, ये हम लोग ने बोल दिया। फिर बोला कि शरीर, सेकेंड डेफिनेशन क्या बोला है, मेधयति स्नेहयति आनेन इति मेधः। ठीक है, तो जो अपने शरीर का मेद है वो स्नेहन करने का काम करता है। वही बात बोला है, बस घुमा फिरा के 2 श्लोक दिए हुए, उसमें से कोई भी एक याद करो, काम हो जाएगा। फिर क्या बोला, थोड़ा सा उसको हिंदी में डिस्क्राइब कर दो कि क्या बोला है, जिसके द्वारा शरीर का स्नेहन होता है उसे मेद कहते हैं। तो अपने को ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए, टर्म्स क्लियर होने चाहिए, रट्टा मारने से कुछ काम नहीं होने वाला है। स्नेहन मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर एक तरीके से ग्रीसिंग करना, ऑयलिंग करने का काम जो होता है उसे स्नेहन कहते हैं। तो अपना ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते आगे, पर्याय। ठीक है, तो पर्याय हम लोग ने हमेशा याद रखा कि भाई अपने को मिनिमम 5 पर्याय याद रखने, इतना हो गया, अपना काम खत्म है। 5 याद रहेंगे तो एग्जाम में जाके 3-4 तो आ ही जाएगा। तो इसमें बोला है मास तेज। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि यार देखो, जो धातु है एक तो क्या होगा, किसी से बना होगा, तो जिससे बना होगा सीक्वेंस वाइज हम लोग को याद रहेगा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो धातु है वो किसी से बना होगा, तो अब ये किससे बना होगा, इससे पीछे वाले से बना होगा, तो उसका वो तेज होता है।
तो बोला मास तेज, क्योंकि मास से बना है, दैट इज वाई इट इज मास तेज। फिर बोला अस्थिकृत, कृत मतलब बनाने वाला, तो इसके आगे वाले धातु को वो बनाएगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अस्थिकृत। तो मेद बीच में, इसके पीछे साइड में क्या है, मास है, इसके आगे साइड में अस्थि है, तो मास से बना हुआ है, दैट्स वाई इट इज मास तेज, और अस्थि को बनाएगा, दैट इज वाई इट इज अस्थिकृत। फिर बोला है वपा। वपा क्या बोला है, वपा जो है अभी अपन ने सुना रहेगा वपा वहन। वपा वहन अगर आप सुना होगा तो वपा वहन क्या होता है, बेसिकली ओमेंटम है, आप ओमेंटम पढ़ोगे आगे चल के, जो अपना एब्डोमिनल रीजन है उसके ऊपर जो पूरी कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओमेंटम, उसमें फैट होता है बहुत सारा। तो वपा उस फैट को कहा गया, और वपा वहन मतलब वो अपना ओमेंटम को कहा गया, तो वहाँ पर फैट्स होता है, तो वपा उस वजह से इसका नाम दिया गया है कि भाई आपका जो एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर आपका ओमेंटम होता है, उसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, तो उसी वजह से उस फैट को वपा कहा गया है, और उस लोकेशन को वपा वहन इस तरह से हम लोग बोलते हैं। फिर होता है वसा। वसा क्या है, मांसगत स्निग्धता होने के कारण। अब आप देखोगे जब आप डिसेक्शन करते हो तो क्या होता है कि भाई जो अपना पूरा फैट्स जो होते हैं वो पूरे मसल्स को कवर करके रखते हैं ना, उसको पहले हम लोग को फैट्स को क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद में हम लोग को मसल के स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो इसी बोला गया है कि भाई जो अपने फैट्स है वो पूरे मसल को कवर करके रखते हैं, दैट्स वाई उनको वसा कहा गया है। और ये ऋषि का नाम जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी कभी आ जाता है एग्जाम्स में। तो जो अपना मेद धातु है उसको गौतम ऋषि से कंपेयर किया गया है। ओके, तो ये सारे पॉइंट अपन ने कवर कर लिया। नेक्स्ट इज स्थान। अब स्थान में क्या बोला है, पहली बात अपन अभी थर्ड से फोर्थ, अभी अपना फोर्थ टॉपिक चल रहा है, मतलब फोर्थ धातु हम लोग कर रहे हैं, तो आपको पहला पॉइंट तो याद ही हो जाना चाहिए कि भाई ये क्या है अपना, हम लोग को हमेशा यही लिखना है कि कोई भी धातु जो रहेगा वो सार्वदेहिक रहेगा। तो बोला है कि भाई मेद धातु यह सर्व शरीर व्यापी है, मतलब सर्वदेहिक है, सर्व शरीर व्यापी, आपको पूरे शरीर में ये मिल जाएगा। फिर लेकिन क्या बोला है, क्या देखो पूरे शरीर में तो है, लेकिन कुछ लोकेशन ऐसे होते हैं बॉडी के जहाँ पर हम लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट में फैट्स नज़र आते हैं, तो वो बोला है कि भाई विशेष स्थान होता है, थोड़ा सा विशेष होता है। बोला कि भाई विशेषतः हम लोग को कहाँ पे देखने मिलेगा, उर प्रदेश, ठीक है, उर प्रदेश यानी कि जो चेस्ट अपना रीजन है वहाँ पर। फिर बोला है स्फिक। स्फिक यानी क्या होता है, बटेक्स रीजन, जो बटेक्स रीजन है उसको बोला गया है स्फिक। फिर स्तन यानी जो अपने ब्रेस्ट है उसको बोला गया है। फिर उर, उरु क्या होता है, देखो उर मतलब क्या हो गया, अपना जो अपना चेस्ट रीजन है उसको उर कहते हैं। उरु यानी कि जो अपना थाई रीजन होता है ना, दैट इज उरु, वहाँ पर भी अपने को फैट्स देखने को मिल जाता है। आदि स्थानों में अधिक प्रमाण में मिलता है। तो बोला कि भाई शरीर पूरे शरीर में तो है, सर्व शरीर व्यापी बोला उसको, लेकिन साथ में क्या बोला कि जो अपना उर प्रदेश है यानी कि जो अपना चेस्ट रीजन है वहाँ पर, फिर अपना जो स्फिक है यानी जो बटेक्स रीजन है वहाँ पर, स्तन है, ब्रेस्ट है वहाँ पर, और जो थाई रीजन है वहाँ पर फैट बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। फिर बोला है ये कर क्या रहा है, तो बोला कि देखो, और बोला है कि शरीर अवयवों के आजू बाजू में, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि जब आप डायसेक्शन करोगे तो जो भी ऑर्गन आपको दिखेगा उसके ऊपर बहुत सारा फैट होता है। अब फैट रहने का रीज़न क्या है भाई, कुशनिंग प्रोवाइड करनी है ना। हार्ट है उसके ऊपर बहुत सारा फैट मिल जाएगा, किडनीज है उसके पीछे साइड में बहुत सारा फैट है ना, लीवर है उसके बाजू में फैट बहुत सारा प्रेजेंट है। तो फैट क्या करता है, ऑर्गन्स को कुशन प्रोवाइड करता है ताकि कभी भी जर्क लगे, झटका लगे, गिरे कहीं पे तो वो ऑर्गन को ज़्यादा डैमेज नहीं हो, तो कुशनिंग प्रोवाइड करने का काम करता है। दैट्स वाई वो सारे अपने को ऑर्गन्स के पास में जो मिल जाता है। तो शरीर अवयव के ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के आजू बाजू में अपने को देखने मिल जाता है। फिर संधियों के आजू बाजू में, जॉइंट्स के आजू बाजू में फैट है। अब सिंपल रीजन है, फैट वहाँ पे प्रेजेंट क्यों है, बिकॉज वहाँ पर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करना है ना, शॉक जो है उसको रोकना है, कभी गिरे झटका लगा तो थोड़ा सा वो फैट रहेगा तो उस चीज़ों को रोक पाएगा। तो दैट्स वाई वहाँ पर हम लोग को बहुत सारा फैट देखने को मिल जाता है, जॉइंट्स के आजू बाजू में, ऑर्गन्स के आजू बाजू में। नेक्स्ट इज, अब इसका मूल स्थान स्रोतस वाला आ गया फिर से। अब देखो स्रोतस का थोड़ा सा कंसेप्ट क्या होता है, अगर नहीं पता हो तो समझो कि भाई स्रोतस हम लोग क्यों पढ़ते हैं ना। हम लोग ने ये पढ़ लिया कि भाई यहाँ पे सार्वदेहिक है, फिर कुछ उसके विशेष स्थान भी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी उसका स्रोतस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब ये जो धातु है इसका रेगुलेशन कहीं ना कहीं से अगर आप देखोगे ना तो इस स्रोतस से होता है। जैसे कि भाई अगर आपके बॉडी में फैट कम हो रहा है तो आपका कौन सा ऑर्गन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होगा, या फिर बढ़ भी रहा है तो कौन सा ऑर्गन इफेक्ट हो रहा होगा, तो उनका जो रेगुलेशन है ना, उनका कंट्रोल जो होता है कहीं ना कहीं पे उस ऑर्गन पर होता है। और जो उसकी पैथोलॉजी होती है ना, कि जब कुछ डिजीज़ हो गया है तो उससे रिलेटेड, किसी को बहुत ओबेसिटी है और किसी को डायबिटीज़ वगैरह है, तो आप देखोगे कि उसको उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स अलग ऑर्गन्स में आती है, और वो जो ऑर्गन है वही ऑर्गन कहीं ना कहीं उस धातु को कंट्रोल कर रहा होता है ना, उसके बढ़ने में, उसके कम होने में उसका कंट्रोल होता है। तो वो होते हैं उसके स्रोतस, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्रोतस का नॉलेज होना जरूरी होता है कि भाई अगर किसी के बॉडी में फैट बढ़ रहा है, किसी को डायबिटीज़ है आप देखोगे ओबेस होते हैं पर्सन, तो ओबेसिटी आ रही है, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज वहाँ पर उनके किडनीज में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। हम लोग इसको भी देखेंगे यहाँ पे। तो क्या बोला है, मेदवाहनाम स्त्रोतसाम वृक्को मूलम वपावहनम च, ठीक है।
मेदवाहनम श्रुतसाम वुक्को मूलम वपावहनम च, ये चरक विमान स्थान का श्लोक है। तो चरक ने क्या कहा है कि भाई वृक यानी क्या होता है किडनी, और वपावहनम यानी ओमेंटम। तो बोला कि भाई जो वृक है, जो किडनी है और जो ओमेंटम है, वो कहीं ना कहीं पे आप लोग को जो है मेद व स्रोतस का मूल स्थान है। ये चरक का मत है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, ये जो सुश्रुत है उन्होंने क्या कहा है, मेद वह द्वे तयोर मूलम कटी वृक। इनका थोड़ा सा थॉट अलग है। इन्होंने कटी प्रदेश को बोला है, जो अपना बटेक्स रीजन के आसपास का जो पूरा एरिया है, या फिर जो अपना लंबर रीजन है उनको माना है, और किडनी को माना है। तो देखो दोनों ने किडनी माना है, लेकिन चरक ने जो है वपावहन कहा है, ओमेंटम को जो है अपने उन्होंने मूल स्थान माना है, और सुश्रुत ने कटी को माना है, जो अपना लंबर रीजन है उसको माना हुआ है। ओके, तो चरक ने क्या बोला, वृक और वपावहन, और सुश्रुत ने वृक और कटी। तो ये याद रखना है कि चरक ने किसको बोला है और सुश्रुत ने किसको बोला है। इसके ऊपर एमसीक्यूज रहते हैं, जैसे कि बोल देगा भाई कटी जो है वो किसका मूल स्थान है और किसके हिसाब से है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई कटी जो है वो फैट्स का, यानी कि जो अपने मेद है उसका है, और सुश्रुत के हिसाब से। तो ये ऐसे एमसीक्यूज बहुत सारे रहते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं अभी, पंचभौतिक संगठन। पंचभौतिक संगठन क्या है, तो बोला भाई मेधो जल पृथ्वी व्यात्मकम। ठीक है, तो बोला कि भाई जो अपना मेद धातु होता है उसमें जल और पृथ्वी है, जल है और पृथ्वी, ये दो धातु इसमें प्रधान है। अपने को भी पंचभौतिक का कंसेप्ट ऑलमोस्ट क्लियर रहना चाहिए कि भाई हर जो चीज़ है पूरे यूनिवर्स में, हर एक चीज़ पांचों तत्वों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, पांचों तत्व अपने पता है अपने को क्या है, आकाश है, ठीक है, वायु है, जल है, अग्नि है और पृथ्वी है। ये पांच तत्वों से सब सारी चीज़ें मिलकर बनी है, लेकिन उनमें कोई दो एलिमेंट या कोई एक एलिमेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से उनको उसका शेप मिलता है। दैट इज कॉल्ड एज व्यापदेशस्तु भूयसाम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, व्यापदेशस्तु भूयसा। ये जो लॉ है इसके हिसाब से क्या होता है कि भाई कहता है कि देखो पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब पंचभौतिक है, उनमें सारों जो अपने पाँच के पाँच एलिमेंट है वो प्रेजेंट है। लेकिन कोई जो एलिमेंट है, कोई एक आध या दो एलिमेंट जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके वजह से उनको उनका स्वरूप मिलता है। अब आपको फैट्स नज़र आते हैं ना, फैट अगर नज़र आ रहा है तो कोई भी चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो उसमें पार्थिव गुण होगा, उसमें पृथ्वी प्रेजेंट होगी, है ना, पृथ्वी महाभूत उसमें होगा ही। और साथ में क्या है, अब फैट जो होते हैं वो थोड़े से आप देखोगे कि ऑयल टाइप्स में भी प्रेजेंट है ना, तो दैट्स वाई उसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है, जल भी प्रेजेंट है। ये हम लोग ने यहाँ पर श्लोक के थ्रू देख लिया। तो क्या बोला है, व्यापदेशस्तु भूयसा के अनुसार मेदो धातु में अधिकता से रहने वाला जल तथा पृथ्वी महाभूत के कारण ही मेद में जलीय तथा पार्थिव गुण प्रमुखता से दिखाई देते हैं। तो आपको सिंपल समझ में आ गया कि भाई जो मेद धातु होता है उसमें जल और पृथ्वी महाभूत ज़्यादा होते हैं। और आपको लॉ हमेशा याद रखना है, कौन सा लॉ है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं, है ना, कि उसमें कौन सा महाभूत प्रेजेंट है, तो वो होता है व्यापदेशस्थ भूयसा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, उत्पत्ति। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उत्पत्ति के लिए अपने को फिर से याद रखना है, त्रिधा परिणमन हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, उत्पत्ति किस तरीके से हो रही है। ओके, तो फिर बोला है देखो यार, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हम लोग ने देखा था कि जब अपना मांस धातु बनता है तो वहाँ पर हम लोगों को मेद पोषक अंश भी मिल जाता है। तो जो मेद पोषक अंश है ये क्या है, इसके ऊपर अपना मेद अग्नि काम करेगा। आपको याद रखना है, जब भी आपको जो धातु बनाना है उसकी अग्नि काम करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग मेद धातु बनाने वाले, तो मेद धातु के ऊपर मेद अग्नि काम करेगी, और उससे क्या होगे, 3 पार्ट बन जाएंगे, स्थूल, सूक्ष्म और मल भाग। अब जो स्थूल है यानी क्या, स्थूल मतलब क्या होता है, जो चीज़ एकदम ठोस है, नज़र आ रही है आंखों से, दैट इज स्थूल। सूक्ष्म क्या होता है, जो नज़र नहीं आ रहा है आपको ना, न्यूट्रिशन वगैरह नज़र नहीं आते, अब वो वहाँ पे फ्लो हो रहे हैं, ब्लड के अंदर फ्लो हो रहे हैं, तो वो हमको नज़र नहीं आने वाले, तो सूक्ष्म भाग है, वो आगे चल के कुछ और काम करने वाले। तो यहाँ पे जो स्थूल भाग है, स्थूल सार भाग, वो क्या करता है, वो अपना स्थायी मेद धातु नजर आता है। मतलब कि जो आप फैट्स देखते हो बॉडी में, जब डाइजेशन करते हो हम लोग फैट को नजर आता है हमको जो फैट, दैट इज स्थूल भाग। फिर आता है सूक्ष्म। सूक्ष्म क्या होता है, जो कि अपना आगे चल के अस्थि को बनाने वाला है। अस्थि पोषक अंश यानी न्यूट्रिशन उसमें जो प्रेजेंट है वो अस्थि को बनाएंगे। और साथ ही में क्या होता है, इस सूक्ष्म भाग से उपधातु भी बनता है, और मल भाग में इसमें स्वेद बनता है। हम लोग अभी इसको देखते हैं, नेक्स्ट अपना वही टॉपिक है। सो नेक्स्ट अपना आता है कि भाई इसको बनने के लिए, मेद को बनने के लिए टाइम कितना लगता है। तो अपने को 3 ऋषियों का याद रखना है, एक है चरक, फिर पराशर और सुश्रुत। चरक के हिसाब से बहुत सिंपल है, आपको खाली सीक्वेंस पता होना चाहिए, अपने जो धातु है उनका रस, रक्त, मांस, मेद। तो मेद जो है 4th नंबर पे आता है, तो 4 दिन में बनेगा। पराशर क्या है भाई, इनका 1 दिन हमेशा चरक से ज़्यादा होता है, तो इनका 5 दिन हो गया। और सुश्रुत में क्या होता है, लॉ ऑफ 5 चलता है, तो उनका रस जो होता है वो 1 दिन में बना था, रक्त 5 दिन में बनेगा, सॉरी हाँ, रक्त 5 दिन में बनेगा। फिर मांस जो होता है वो अपना 10 दिन में बनता है, और मेज जो होगा 15 दिन में बनेगा। तो ये 5-5 के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, तो इनका 15 दिन आ गया। बस आपको एक याद आएगा तो बाकी सब आप लॉजिक से निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है उपधातु और
मल, उपधातु और मल क्या है भाई इसका, स्नायु। तो बोला है मेदसः स्नायु संभव। श्लोक अगर याद कर लो तो बढ़िया है, नहीं याद रहेगा तो भी आपको खाली पता होना चाहिए कि जो अपना मेद होता है उसका उपधातु स्नायु होता है। स्नायु मतलब क्या होता है, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स याद होंगे कि भाई जो बोन को बोन से जोड़ता है ना, अगर सपोज करो ये दो बोन से, तो इनको जो जोड़ेगा साइड से, है ना, जो जोड़ता है अपने बोन से बोन को, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट्स। तो लिगामेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं पे मेद धातु के उपधातु बोले गए हैं, ये आपको याद रखना है। फिर बोलता है मेदस्तु, अभी जो नेक्स्ट आता है अपना वो मल क्या है मेद का, तो बोला है स्वेदस्तु मेद मेदसः। तो जो अपना मेद है उसका जो मल है वो क्या है, स्वेद है। स्वेद यानी अपना स्वेट, जो पसीना होता है, दैट इज द मल ऑफ मेद। ओके, तो याद रखना स्वेद। अभी इसको आप ऐसे भी रिलेट करोगे कि यार देखो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो ओबेस पेशेंट होते हैं, उनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना। अगर आप देखोगे कोई भी ओबेस पेशेंट है वो थोड़ा सा 4 कदम चलेगा तो एकदम पसीने से भीग जाता है। तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि उसके बॉडी में बहुत सारा फैट प्रेजेंट है ना। तो फैट प्रेजेंट है तो फैट जो है उसका मल बनेगा बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो चीज़ प्रेजेंट होगी उसका उतना मल भी बनने वाला है। तो वो मल बनता है और इसलिए हम लोग को फैटी पर्सन में, ओबेस पर्सन में स्वेटिंग नज़र आती है। नेक्स्ट आता है आश्रय आश्रय। नेक्स्ट आता है आश्रय आश्रय। अब आश्रय आश्रय का कंसेप्ट आई होप क्लियर होगा, लेकिन फिर से हम लोग समझ लेंगे आश्रय क्या होता है, आश्रय क्या होता है। आश्रय मतलब क्या होता है भाई, रहने की जगह, है ना। कोई भी रहने की जगह है, जैसे घर है, तो जो घर है वो क्या है, अपना आश्रय है, यानी जहाँ पर रहा जाता है उसको आश्रय बोला है। और जो रहता है, जो रहने वाला पर्सन है, जैसे कि भाई ये घर है आपका, तो ये क्या हो गया, आश्रय होगा। जो आप खुद हो, जो उसमें रहते हो, वो हो जाएगा आश्रय। तो याद रखना है आश्रय आश्रय कंसेप्ट चलता है। और जब आप धातुओं पे इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हो तो जो अपने धातु होते हैं वो आश्रय होते हैं, यानी रहने की जगह होते हैं। और जो उसमें जो दोष होते हैं ना, वात पित्त और कफ, तो जो अपने वात पित्त और कफ है वो क्या है, अपने आश्रय है। तो अभी इसमें बोला है कि देखो जो कफ दोष है तथा मेद धातु है, इनमें क्या है, अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। मतलब इनमें आश्रय आश्रय संबंध होता है कफ दोष और मेद धातु में। फिर बोला है, अब इसका रीज़न भी थोड़ा सा उन्होंने दिया है कि भाई देखो क्यों बोला है कि भाई मेद वृद्धि की चिकित्सा करते समय मेद वृद्धि की चिकित्सा करते समय भी प्रमुखता से कफ क्षयकारक आहार विहार या औषध की योजना करनी चाहिए। बोला कि देखो जब भी आप किसी ओबेस पर्सन का, अगर आपके पास कोई बहुत ही ओबेस पर्सन है, ओबेसिटी के लिए आया है, तो आपको उसके फैट्स को कम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ऐसे उसको आहार दो, ऐसे चीज़ें दो खाने के लिए, ऐसा मेडिसिन दो उसको कि भाई उससे उसका जो कफ है वो कम हो। क्योंकि जब कफ कम होगा तो फैट अपने आप कम हो जाएगा। ये हमको नज़र आता है कि भाई अगर कोई पेशेंट है जिसके बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग अगर ऐसे मेडिसिन दे रहे हैं, ऐसे फूड दे रहे हैं खाने के लिए जिससे कफ कम होता है, तो हमको नज़र आता है कि भाई उसका फैट अपने आप ही कम हो रहा है। तो दैट्स वाई इससे हमको समझ में आ रहा है कि दोनों का आपस में रिलेशन है, कफ कम हो गया तो फैट भी अपने आप कम हो गया। ओके, तो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट गुण। मेद के गुण क्या है बोले तो भाई देखो मेद यह कफज धातु है। अब आपको याद है कि भाई जो आश्रय आश्रय संबंध में जो दोष प्रेजेंट होगा उसके ही सारे गुण हम लोगों को उस धातु में देखने मिलने वाले हैं। तो इसमें क्या बोला है कि भाई देखो ये कफज धातु है, इसमें कफ प्रेजेंट होता है, कफ दोष इसके आश्रय आश्रय से प्रेजेंट है। तो बोला कि इसमें कौन से मिलेंगे हम लोग को, स्निग्ध, गुरु, स्थूल, पिच्छिल, फिर यहाँ पे थोड़ा सा मंद होना चाहिए, फिर सांद्र है, ये सब लक्षण हम लोग नजर आते। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो ये सारे गुण हम लोग को नजर आते हैं। और साथ में क्या बोला है, श्वेत वर्ण। श्वेत वर्ण ये भी पार्थिव तथा आप्य कफज गुण मेद धातु में भी दिखलाई देते हैं। तो ये सारे हम लोग को जो कुछ गुण बताए हुए मेद धातु के वो कफ से आते हैं। ठीक है, तो ये जो गुण है बेसिकली ये सब कौन से गुण हैं, ये आप जब गुरुवादी गुण पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये सारे गुणों का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और मैं ट्राई करता हूँ कि इसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँ। चलो आगे देखते हैं अभी कर्म। कर्म की बात करते हैं अभी। कर्म में क्या बोला है, मेद धातु का कर्म क्या है, जैसे गुण होंगे वैसा ही कर्म होगा। तो बोला है मेद के ऊपर अब कर्म जो है उसके ऊपर एक श्लोक है, ये श्लोक याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बोला है मेदः स्नेह स्वेद स्वेद दृढ़त्व पुष्टि अस्थियश्च। ठीक है, अस्थियाच। अब इसमें इसके जो काम बोला है कि भाई स्नेहन करना, स्नेहन करना, स्नेहन करना, स्वेद जो इसका मल है इसको भी बनाना, ये भी इसका एक तरीके से कर्म है मेद का। फिर दृढ़त्व, दृढ़त्व क्या आता है अभी सब हम लोग मीनिंग देखेंगे। पहले बोला है स्नेह करना, तो हम लोग ने पहले ही बात करी। स्नेह करना मतलब क्या होगा, एक तरीके से बॉडी के अंदर जो है नमी बना के रखना, बॉडी के अंदर जो है कोमलता, बॉडी के अंदर बोल सकते हैं कि जो सॉफ्टनेस है उसको बना के रखना। आप कोई छोटा सा गोलू मोलू सा बच्चा है तो उसके बॉडी में फैट्स होंगे तो वो थोड़ा क्यूट दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा पतला है तो फिर इतना अट्रैक्टिव नहीं रहता है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा फैट जो होता है वो क्या कर रहा है, आपको एक सॉफ्ट सा नज़र आता है। तो वो क्या कर रहा है, वो हमारे अब बेसिकली स्नेहन करने से होता क्या है कि आपको पता है वात
सो जो वात है वो अपने शरीर में क्या करता है, सारी एक्टिविटीज़ कराता है, सारे मोशन कराता है। तो जब भी कहीं भी मोशन होगा, आप देखोगे कोई मशीन है उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो उसके जो पार्ट्स होंगे उसमें फ्रिक्शन की वजह से उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना शुरू होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने का काम कौन करता है, कहीं ना कहीं पे मेद धातु करता है। तो बोला कि भाई क्रिया के कारण शरीरस्थ धातु घटक का क्षय होने से शरीर में रुक्षता निर्माण होती है ना, बॉडी के अंदर ड्राइनेस, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर ड्राइनेस अपना वो बनने लगता है, ड्राइनेस होने लगता है। तो उनके बीच में फ्रिक्शन, कोई भी तो ऑर्गन है ना, जब अपने बॉडी में सारी चीज़ें मूव हो रही हैं तो उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो उस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गन्स में डैमेज हो सकता है। तो उस डैमेज को रोकने के लिए क्या होता है, मेद धातु प्रेजेंट होता है। हर एक ऑर्गन के आजू बाजू में मेद प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। तो वो क्या कर रहा है, उनके फ्रिक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भाई उनका डैमेज जो है जो वो नहीं हो पाता है। फिर बोला है स्वेद। स्वेद से क्या हो रहा है, सिंपल देखो, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना है तो वहाँ पर जो फैट्स है वो क्या कर रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर टेम्परेचर को, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो आपका स्वेटिंग हो रही है, दैट्स वाई आपका जो बॉडी टेम्परेचर वो मेंटेन रह सके। तो मेद धातु अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं पे काम करता है। तो बोला मेद धातु अपने स्वेद कर्म के द्वारा शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रण रखता है, वो अपने देख लिया। फिर आता है दृढ़त्व। दृढ़त्व क्या बोलेगा, देखो जैसे कोई लेदर का टुकड़ा है, तो अगर उसके ऊपर हम लोग ऑयलिंग करते हैं तो क्या होगा कि ऑयलिंग करने से क्या होता है, वो जो लेदर का टुकड़ा है या फिर जो लेदर का शूज़ है उस पर जब हम लोग उसको जब ऑयलिंग कर रहे हैं उसका, तो उससे क्या होता है कि वो उसकी लाइफ स्पैन बढ़ती है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है। वैसे ही बॉडी के अंदर जो फैट्स है वो क्या करते हैं, उनके वजह से अपने जो बॉडी का जो लाइफ स्पैन है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है और उनके अंदर स्ट्रेंथ आता है। तो उससे स्ट्रेंथ आता है, ये बोला गया है। तो बोला है मेद धातु जन्य स्नेहन कर्म के द्वारा शरीर में दृढ़त्व आती है। दृढ़त्व यानी क्या होता है कि भाई स्ट्रेंथ आता है, बल बनता है उसको, तो ये बोला गया। जिस प्रकार चर्मखंड, चर्मखंड क्या हो गया यहाँ पे, अपने जो लेदर का टुकड़ा हो गया उसको बोला चर्मखंड के तेल लगाने से उसमें दृढ़ता आती है, उसी प्रकार से शरीर में ये अपने जो फैट्स होते हैं वो भी काम करते हैं। फिर बोला अस्थि पोषण। तो ये सिंपल यार, कोई भी धातु अगर कुछ भी कर्म नहीं याद आ रहा है तो उसके आगे वाले धातु का पोषण करता है, उसको बनाता है, उसका निर्माण करता है। तो बोला धातु के द्वारा, मेद धातु के द्वारा अस्थि धातु का पोषण होता है, उसका निर्मित होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज वृद्धि। अब अगर बॉडी में फैट्स बढ़ रहे हैं तो क्या होगा, तद्वन मेदस तथा श्रमम अल्पपि चेष्टते श्वासम स्फिक्स तनो उदर लंबनम, ये पॉइंट्स बताए हुए इसमें। तो बोला कि देखो यार, जैसे ही बॉडी में फैट्स बढ़ेगा तो क्या होगा, उस पर्सन को थोड़ी भी चेष्टा, चेष्टा यानी क्या हो गया हमें, मूवमेंट्स, ठीक है, चेष्टा मतलब क्या होता है, कोई भी हलचल करना, मूवमेंट करना। तो बोला कि यार जो पर्सन के बॉडी में फैट्स बढ़ेंगे उसके अंदर आपको पहला चीज़ क्या दिखेगा कि थोड़ा सा भी कोई काम कर रहा है तो उसकी सांसें चढ़ने लगेंगी, ठीक है। श्रम करने से, थोड़ा सा भी काम करने से, थोड़ा सा भी चलने से, हलचल करने से जो होगा उसको सांस जो है चढ़ जाएगी। तो श्वासम बोला है, अल्प भी चेष्टते श्वासम। तो बोला है थोड़ा सा भी वो एक्टिविटी करेगा तो वो बहुत जल्दी श्रम हो जाएगा। श्रम यानी क्या, थकान हो जाएगा, बहुत जल्दी थकान हो जाएगा। चेष्टा, थोड़ा सा मूवमेंट करने से उसकी सांसें चढ़ जाएंगी। थोड़ा सा उसको 4 कदम चलने बोल दिया तो उसकी सांसें फूलने लगेंगी। तो ये फैट ओबेस पर्सन को आप इमेजिन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई थोड़ा सा चलेगा तो उसकी सांसें फूलने लग जाती है। फिर बोला है स्फिक्स्तनो उदर लंबनम। तो जो बटेक्स रीजन है, जो ब्रेस्ट रीजन है, वहाँ पर क्या होगा, फैट की वजह से वो जो लोकेशन है वो बड़े हो जाएंगे। फिर बोला है विविध कारणों से। अब ये जो इसका मीनिंग है तो आई होप समझ में आ गया, श्लोक मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही चीज़ देखिए, अगर पढ़ लेते हैं। क्या बोला है, विविध कारणों से बड़ा हुआ मेद धातु मास वृद्धि के समान विकारों को उत्पन्न करता है। थोड़ा सा भी परिश्रम यानी परिश्रम करने पर सांस फूलने लगती है। स्फिक्स तन तथा उदर इन अवयवों का लटकना दिखता है। तो ये लंबनम मतलब क्या हो गया कि वो बहुत बड़े हो रहे तो जैसा लटकने लगते हैं, वैसा कुछ नजर आता है हमको। तो नेक्स्ट पॉइंट इज क्षय। अब जो मेद धातु है इसके कम होने पे क्या होगा, ये अपने को श्लोक इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको याद रखना है। मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहो वृद्धि कृशांगता। सो बोला है कि भाई मेदसी स्वप्नम कट्या, यानी कि स्वप्नम कट्या क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि जो अपना लंबर रीजन है वहाँ पर जो होता है वो सेंसेशन लॉस होने लगता है। जो मतलब जिसके बॉडी में फैट्स बहुत ज़्यादा कम होने लगेंगे, उसको लंबर रीजन में प्रॉब्लम शुरू होने लगेगा, उसको वहाँ पर पेन फील होगा और कुछ समय के बाद में वहाँ का पूरा सेंसेशन ही खत्म हो जाता है। फिर बोला है प्लीहो वृद्धि। प्लीहो यानी प्लीहा क्या हो गया, यहाँ पे जो अपना स्प्लिन होता है उसके अंदर इनलार्जमेंट होना शुरू होता है। और कृशांगता तो होने वाली है, जब फैट्स कम होंगे तो पर्सन पतला हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज कृशांगता। तो यहाँ पे बोला है मेदसी स्वप्नम कट्या प्लीहो वृद्धि कृशांगता। आई होप इसका पूरा मीनिंग अपने को समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट। अब सारता की बात करेंगे तो यार देखो, अपने को श्लोक याद करना है सिंपल सा, और थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेना है, बस इतना काम हो जाएगा आपके लिए। जब सारता टॉपिक अलग से पढ़ेंगे एकदम डिटेल में
तब हम लोग उसका पूरा एकदम डेप्थ में जाके एनालिसिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा अपने को श्लोक बाय हार्ट करना है और ये इसका मीनिंग समझ लिया उतना अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेंगे। तो बोला है वर्ण, वर्ण यानी बॉडी कलर हो गया, स्वर यानी कि जो आवाज़ है वो, नेत्र यानी कि जो आँखें हैं, फिर केश यानी अपने हेयर्स को बोला है, लोम, लोम यानी कि अपना जो बॉडी हेयर होता है ना, दैट इज़ लोम। फिर बोला है नख यानी कि नेल्स को बोला है, दंत, दंत यानी दांत हो गए, ओष्ठ यानी कि लिप्स को बोला हुआ है, फिर मूत्र यानी कि यूरिन, जो अपना यूरिन मैटर है उसको बोला है, फिर पुरुष यानी कि जो विकल मैटर उसको बोला गया है, फिर बोला है विशेषतः स्नेहो, विशेषतः स्नेहो। तो ये जो अपने ये सारे जो अपने पॉइंट्स पढ़े, जो पार्ट्स पढ़े, इनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा आपको ऑयलीनेस नज़र आने वाला है, ऐसा जो पर्सन में मेद धातु का सारता दिखेगा उसके अंदर हम लोग को ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस नज़र आएगा। तो बोला है सा सारता वित्त ऐश्वर्य, वित्त ऐश्वर्य, पैसा होगा बहुत ज़्यादा उस पर्सन के पास में, ऐसा बोला गया। अभी देखो आप इमेजिन करके देखो ना, एकदम कोई मोटा सा आदमी क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमीर हो सकता है ना, ऐसा मतलब अपने आचार्यों ने इमेजिन करा हुआ है। और ऐसा उस टाइम पर होता है, किसको खाने को नहीं मिल रहा है तो वो मोटा भी कहाँ से होगा, सिंपल सी बात है ना, जो मोटा होगा मतलब उसके बाद पैसे होंगे उसका, तभी तो मोटा हुआ है वो। तो इसमें क्या बोला है, वित्त ऐश्वर्य, तो पैसा है, ऐश्वर्य, पैसा है तो ऐश्वर्य भी रहेगा, मतलब कि लेविश लाइफ रहेगी, लग्जरी रहेगी। फिर पैसा वैसा है तो सुख तो रहने वाला, सुख है। फिर सुख उपभोग, मतलब सुख को भोग कर रहा है प्रॉपरली। प्रदान आर्जवम, उसको देना, किसी को कोई चीज़ देना, ऐसे डोनेट कर देना, तो वो उसको अच्छा लगता है भाई, जिसका पैसे है तो उसको डोनेट करने में क्या ही दिक्कत है ना, तो वो इजीली सब ये कर पाता है। फिर बोला है सुकुमार उपचारिता, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई जो ये लोग होते हैं वो सुकुमार होते हैं। सुकुमार मतलब क्या है, ये लोग बहुत ज़्यादा नाजुक से होते हैं, इनके ऊपर अगर आपको ट्रीटमेंट भी करना है तो आपको ट्रीटमेंट थोड़ा सोच समझ के देना होता है। ये लोग बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट होगा, पंचकर्मा के जो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रीटमेंट होते हैं वो ये लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए वो है नहीं, अगर ये करने जाएंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब थोड़ा समझ रहे हो ना कि दिक्कत हो जाएगा इन लोगों को। तो ऐसे लोग जो होते हैं, इनको आपको जब पंचकर्मा वगैरह करना है तो आपको थोड़ा संभाल कर करना होता है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो इतनी टफ नहीं है कि इन चीज़ों को झेल सके। ओके, सो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखनी होती है। और यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं।